अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो यूपीआई की कोई ना कोई ऐप आपके पास जरूर होगी। पर क्या आप जानते हैं कि यूपीआई विदेशों में भी पहुंच चुका है? आज बात इसी की। इंडिया को आईटी सर्विसेज में बहुत आगे माना जाता है। इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब हमारी कंपनीज दूसरे बिजनेसेस को आईटी एंड सॉफ्टवेयर की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। लेकिन आईटी में दूसरी तरह की कंपनीज भी होती हैं जिन्हें कहा जाता है प्रोडक्ट कंपनीज, जो सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट्स बनाती हैं। गूगल, फेसबुक, उबर, ये सब प्रोडक्ट्स कंपनीज हैं। अब इन प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स या बिजनेसेस यूज कर सकते हैं लार्जली विदाउट एनी मॉडिफिकेशंस, जबकि सर्विसेज को हर कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया जा सकता है। एक लंबे समय तक हमारी कंपनीज, इंडिया से जो आने वाली कंपनीज थी, वो सर्विसेज पर फोकस करती थी। लेकिन फिर हमने वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स भी बनाना स्टार्ट किया। इनमें से कुछ ऐप्स तो आपके पास होंगी, जैसे ओला, जोमेटो, एटसेट्रा। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का। इनके भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनमें सबसे आगे आप कह सकते हैं कि यूपीआई ही है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आप सबने इसे यूज किया होगा। बेसिकली एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली पैसे ट्रांसफर करने का काम यूपीआई करता है। यूपीआई हमारे लिए एक लैंडमार्क है। ये हमारी इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है कि लास्ट ईयर 2022 में इंडिया के सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस का 52% यूपीआई के थ्रू हुआ था। इनफैक्ट आप डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज में भी जाएंगे तो आपको यूपीआई लेवल का कोई पेमेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जिस देश में 1995 में पहली बार इंटरनेट आया हो और आपके हमारे जैसे आम लोगों को तो 2000s में उसकी एक्सेस मिली हो, हमारे लिए ये बड़ी बात है कि हमने यूपीआई जैसा एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि वर्ल्ड लीडिंग है, एक वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म। और इसलिए अब इसे पूरी दुनिया में भी ले जाने का टाइम आ चुका है। यूपीआई ग्लोबल कैसे जा रहा है, और जब हमारे पास नेट बैंकिंग, एनईएफटी, इस टाइप के ऑप्शंस थे, तो वो कहाँ पीछे रह गए इस दौड़ में, इसकी बात करेंगे अभिषेक। जैसे कि शोएब ने इंट्रोडक्शन में कहा, आज हम बात करने वाले यूपीआई के बारे में। यूपीआई क्या है वो शोएब ने इंट्रोडक्शन में कवर कर दिया है। और अब ये किस तरह से ग्लोबल लेवल पे जा रहा है, वर्ल्ड लेवल पे जा रहा है। ये एक इंडिया का खुद का बनाया हुआ एक प्रोडक्ट है। और किस तरह से अभी ग्लोबल जा रहा है, कई देश यूज कर रहे हैं, कई जो डेवलप कंट्री है, जो काफी एडवांस सिस्टम है, उनके पास भी सिस्टम है। जैसे ये हमारा यूपीआई सिस्टम है जिसको आरबीआई और एमपी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाया है। अब उसमें पहले ये जाऊं कि ये ग्लोबल लेवल पे किस तरह जा रहा है, किस तरह के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। उसके पहले थोड़ा सा यूपीआई के बारे में थोड़ा सा एक बेसिक कुछ पॉइंट्स में कवर करना चाहता हूँ। कि जो यूपीआई सिस्टम है, जिस सर ने इंट्रोडक्शन कहा कि इंस्टेंट पेमेंट ट्रांसफर हो जाता है एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, क्या जो की फीचर्स है जो इस वजह से इतना पॉपुलर हो रहा है, सक्सेसफुल सिस्टम है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है कि जो कि आपको जिसको पैसा भेजना है और जिसको पैसा रिसीव करना है, दोनों इनिशिएट कर सकते हैं। आप अगर पैसा भेजना चाहते हैं तो आपके पास सामने वाले का यूपीआई आईडी आईडी होना चाहिए। आज के मोबाइल नंबर ही यूपीआई आईडी होते हैं। यूपीआई आप उसको यूज करके सामने वाले को आप पैसे भेज सकते हैं, या क्यूआर कोड स्कैन करके आप पैसे भेज सकते हैं। या अगर आप पैसे मंगाना चाहते हैं तो आप यूपीआई के माध्यम से रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, कि आप एक रिक्वेस्ट जनरेट करके जो आप जिससे आपको पैसे मंगवाना है उसको रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, और आप पैसे रिसीव कर सकते हैं। इसमें जो एक और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें आपको कोई आईडी क्रिएट नहीं करना पड़ती। जैसे एनईएफटी होता था, तो एनईएफटी या आईएमपीएस होता था, तो उसमें आपको पहले बेनिफिशियरी क्रिएट करना पड़ता था। उसके लिए आपको बेनिफिशियरी का नाम, किस बैंक में उसका अकाउंट है, उसका अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड ये रखता था। और वो सब करने के बाद आधे घंटे बाद बेनिफिशियरी क्रिएट होता है, उसके बाद आप ट्रांजेक्शन कर सकते थे। आईएमपीएस में तो इंस्टेंट ट्रांजेक्शन हो जाता था, पर एनईएफटी में 2 से 12 घंटे का समय लगता है। आपने जब एक बार एनईएफटी की तो सामने वाले को पैसे रिसीव करने में 2 से 12 घंटे का समय लगता है। ये एक बहुत ही सिंपल सिस्टम है यूपीआई। जैसे कि मैंने आईएमपीएस और एनईएफटी के बारे में बताया कि आपको पहले बेनिफिशियरी क्रिएट करना पड़ता है, फिर आपको इंटरनेट बैंकिंग का आपके पास यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए।
तो उसके बाद आप अकाउंट ट्रांसफर कर सकते थे। इसमें यूपीआई बहुत ही आप सबने यूज़ किया हुआ है। बहुत ही सिंपल सिस्टम है। आपके पास कोई भी आपके मोबाइल में एक यूपीआई ऐप होना चाहिए, और सामने वाले का मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी होना चाहिए, और आप उसको पैसे भेज सकते हैं, या सिंपल किसी भी क्यूआर कोड को आप स्कैन करके पैसे भेज सकते हैं। जो ट्रांसफर है, स्पीड ऑफ ट्रांसफर, रियल टाइम में तुरंत पैसा जाता है। और इसमें एक एक जो जो सबसे तीन बड़े बेनिफिट है उसमें, सबसे पहले तो एक ये था कि एक ये है कि रियल टाइम ट्रांसफर होता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो उसका एडवांटेज, जो सबसे जो बड़े एक यूनिक फीचर है, वो सिक्योरिटी है। हाईली सिक्योर सिस्टम है। आप हम सब ने यूपीआई यूज किया है अभी तक। इसे बहुत कम केसेस आए कि यूपीआई का यूज करके कुछ फ्रॉड हुआ है, या किसी का यूपीआई के ऐप के थ्रू किसी का बैंक अकाउंट हैक किया गया है। ऐसे बहुत कम केसेस आए। बहुत ही हाईली सिक्योर सिस्टम है। टू लेवल ऑथेंटिकेशन जनरली होता है जब आप पहली बार यूपीआई ऐप पे जाते हैं, लॉगिन करते हैं, तो उस समय भी ऑथेंटिकेशन होता है। या तो आप पिन सेट कर सकते हैं, या आप फिंगरप्रिंट सेट कर सकते हैं। जब ट्रांजेक्शन होता है तो भी आप एक यूपीआई पिन क्रिएट कर सकते हो। उस पिन एंटर करने के बाद ही पैसा जाता है। तो एक सिक्योर सिस्टम है बहुत ही। और इसमें जो ट्रांजेक्शन लिमिट होती है, डेली लिमिट होती है 1 लाख तक का मैक्सिमम ट्रांजेक्शन आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। अगर से ज़्यादा करना है तो उसके लिए एनईएफटी, आईएमपीएस में 2 लाख का ट्रांजेक्शन, और एनईएफटी में आप कितने भी अमाउंट की एनईएफटी कर सकते हैं। और तीसरा जो सबसे पहले बड़ा बेनिफिट है यूपीआई का, वो है कि जो सक्सेस रेट है, जो ट्रांजेक्शन होते हैं, हाईली सक्सेसफुल है। सब बहुत कम आपको आपने हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि यूपीआई से ट्रांजेक्शन फेल हो रहा है। ये जो तीन फीचर्स है, एक रियल टाइम सेटलमेंट कि सामने वाले के अकाउंट में तुरंत पैसा जाता है। दूसरा, एक सिक्योर सिस्टम कि एक इसमें हाईली सिक्योर सिस्टम है कि कोई भी एक थर्ड पार्टी या कोई भी इसको इजीली हैक नहीं किया जा सकता। और और तीसरा से जो इसका सबसे बेनिफिट है, जो तीसरा बेनिफिट है कि एक एक हैजल फ्री एक सिस्टम है। मिनिमम आपको रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा आपको कुछ इसमें जरूरत नहीं रहती है, ज़्यादा पेपर वर्क नहीं रहता है। सिंपल एक यूपीआई आईडी के थ्रू आप एक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इंडिया में बात करें तो सबसे बड़े मार्केट लीडर कौन है यूपीआई ऐप के, तो जो ये अप्रैल 2013 का डाटा था लेटेस्ट हमारे पास, उसके वजह से सबसे बड़ा मार्केट जो शेयर है वो फोन पे का है। फोन पे ने अप्रैल 2023 में लगभग 4021 करोड़ ट्रांजेक्शन इस यूपीआई के थ्रू किए गए। इसका मार्केट शेयर है 46.8। उसके बाद गूगल पे का नंबर आता है, जिसने 3111 करोड़ ट्रांजेक्शन एक महीने में हैंडल किए हैं, और इसका मार्केट शेयर 34.5%। उसके बाद पेटीएम आता है, जिसने 129 करोड़ ट्रांजेक्शन उस अप्रैल के महीने में किया था। उसका मार्केट शेयर था 14.4%। उसके बाद अमेजोन पे, क्रेड और जो दूसरे यूपीआई ऐप है उनकी हिस्सेदारी है। अब रियल टाइम जो पेमेंट सिस्टम है, ये पहले भी हुआ है। यूपीआई के पहले हमारे पास आईएमपीएस था, जैसे मैंने बताया कि आईएमपीएस में भी रियल टाइम सेटलमेंट हो जाता है। इसी तरह से पूरी जो दुनिया में कहाँ कहाँ के इसे रियल टाइम पेमेंट सिस्टम आए हैं, तो सबसे पहले जापान में एक नया सिस्टम आया था। जापान का एक जैन गिन करके एक उनका सिस्टम था, वो 1973 में आया था। उसके बाद साउथ कोरिया, यूएस में बात करें 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इंडिया में जो आईएमपीएस इंट्रोड्यूस हुआ था 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ था। चाइना में भी 2010 में उनका एक जो रियल टाइम पेमेंट सिस्टम था, आईबीपीएस, वो उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो ये आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस कंट्री में उनके जो रियल टाइम पेमेंट जो सिस्टम था उसका स्टार्ट कब से हुआ है। अब ये यूपीआई जो ग्लोबल जा रहा है, उसके ये पूरे टाइम लाइन है। कई कंट्रीज अब हमारे पास आ रही है कि आपको यूपीआई हमारे हमारे साथ आप हमको दीजिए, हम हमारी कंट्री में यूज़ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी, जब भूटान में वहाँ के सेंट्रल बैंक ने एक एक एनपीसीआई के साथ कोलैबोरेशन किया था कि हम भूटान में भी यूपीआई यूज़ करना चाहते हैं, जो हमारा यूपीआई सिस्टम है वो यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद मलेशिया, सिंगापुर, फिर आसियान कंट्री पूरा, जो सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, हांगकांग, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान आते हैं। तो वहाँ के जो लोग वहाँ आते हैं, वो भी इंडिया में यूपीआई यूज़ कर सकते हैं। और कई कंट्री ऐसी है जिनसे इन आसियान कंट्री से बात चल रही है कि वो अपने देश में एक जो अपना हमारा यूपीआई सिस्टम है उसको स्टेब्लिश करना चाहते हैं। उसके बाद कई कंट्री के साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ है। यूएई है, नेपाल है, फ्रांस है, यूके है, ओमान, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर,
यूएस, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड यूके। आप देख सकते हैं कि इसमें जितनी भी सब बड़ी जो कंट्री है, डेवलप कंट्री है, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी डेवलपिंग नेशन है, सभी कंट्रीज इंटरेस्टेड है कि वो अपनी कंट्री में या तो यूपीआई इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, या वहाँ के नागरिक, वहाँ के जो लोग जब इंडिया आते हैं तो वो इंडिया में यूपीआई का यूज करके वो पेमेंट कर सकें। अब हम मार्केट शेयर की पूरी बात करें, पूरा वर्ल्ड ग्लोबल एक सिनेरियो देखें कि जो टॉप 5 रियल पेमेंट जो सिस्टम था वो किन किन कंट्रियों में था, तो उसमें सबसे पहले इंडिया का नंबर आता है। टू लास्ट ईयर 2022 में इंडिया में टोटल 89.5 बिलियन ट्रांजेक्शन हुए थे रियल टाइम पेमेंट सिस्टम का यूज करके, और इसकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखे तो वो थी 70.8%। उसके बाद ब्राजील का नंबर आता है। ब्राजील में वहाँ पे 29.2 बिलियन ट्रांजेक्शन हुए थे, वैल्यू के ट्रांजेक्शन हुए थे रियल टाइम पेमेंट सिस्टम यूज करके। उसके बाद चाइना जहाँ पे 17.6% ट्रांजेक्शन होते रियल टाइम पेमेंट सिस्टम का यूज करके। उसके बाद थाईलैंड एंड सऊदी कोरिया। उसके बाद ये नीचे जो ग्राफ दिखाया है इसमें ग्रोथ दिखाई गई है कि 2015 से लेकर अभी तक यूपीआई की कितनी ग्रोथ हुई है। हमने देखा है कि एक बहुत ही शार्प ग्रोथ हुई है 2023 तक, और आगे का जो एस्टीमेट है उसमें थोड़ा सा स्टेगनेंट ग्रोथ हो सकती है, ग्रोथ एक स्लो डाउन हो सकती है, क्योंकि हमारी कंट्री में यूपीआई ने एक काफ़ी लार्ज जो पॉपुलेशन है उसको कवर कर लिया है। अब ग्रोथ की इतनी पॉसिबिलिटी नहीं रही है कि अब ज़्यादा ये ग्रो कर सके जैसे पिछले साल में ही ग्रो कर रहा था। पर हेड ट्रांजेक्शन की बात करेंगे कि किस कंट्री में सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, कौन व्यक्ति सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है, उसमें सबसे पहले थाईलैंड आता है। थाईलैंड में एक व्यक्ति महीने में 23 बार रियल टाइम पेमेंट सिस्टम का यूज़ करके पेमेंट करता है। ये यूपीआई नहीं है, हर कंट्री का अलग अलग रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो थाईलैंड का नंबर आता है। थाईलैंड में एक व्यक्ति 23 बार महीने में यूज़ करता है, रियल टाइम पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम यूज़ करता है। उसके बाद बर्लिन आता है, साउथ कोरिया, ब्राज़ील और इंडिया में ये जो एवरेज है वो है 7.4, कि एक व्यक्ति महीने भर में लगभग 7 से 8 बार यूपीआई का यूज करके या दूसरे पेमेंट सिस्टम का यूज करके पेमेंट करता है। अब मार्केट शेयर देखें कि टोटल जितना भी नॉन पेपर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, नॉन पेपर ट्रांजेक्शन में आता है आपको जैसे यूपीआई हो गया, एमपीएस हो गया, एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस हो गया, या आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का यूज करके पेमेंट कर रहे हैं, तो उसका उसमें से जो टोटल जो शेयर है किस कंट्री में रियल टाइम पेमेंट सिस्टम का सबसे ज़्यादा शेयर है, वो उसमें आता है। इंडिया का सबसे ज़्यादा नंबर है, वो है 18.4%। जितने भी नॉन पेपरलेस ट्रांजेक्शन हो रहे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहे, एक अकाउंट दूसरे अकाउंट में पैसा जा रहा है, उसमें से रियल टाइम सेटलमेंट सिस्टम है उसका यूज करके 81.4% ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद थाईलैंड का नंबर आता है, थाईलैंड में 63.4%। और मैं ये इंडिया में एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि इंडिया में जो भी ये रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है इसमें से मैक्सिमम यूपीआई का ही यूज करके हो रहे हैं, जो 80.4% है, इसमें से मैक्सिमम यूपीआई का ही कंट्रीब्यूशन है। तो जाहिर है यूपीआई एक हमारा रिमार्केबल अचीवमेंट है, और इसको ग्लोबल जाते हुए भी मुझे लगता है आने वाले 4-5 साल में हम देखेंगे कि कैसे इस प्लेटफॉर्म को दूसरी कंट्रीज भी अडॉप्ट करती हैं। तो इस बार के कॉन कॉल में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।